रघु जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। हमारी ये दूसरा इंटरव्यू है। हाँ, काफ़ी अरसे बाद। हाँ, पहला इंटरव्यू मैंने आपका तब किया था जब मैं हरिभूमि में था जी। और गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पे ये पहला है जी। और आप उन चुनिंदा व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने बहुत गहराई से मुझे प्रभावित किया है जिंदगी। धन्यवाद, ऐसा लगता है। तो ये जब भी सिंधु नदी की बात होती है और जब भी पाकिस्तान और भारत में थोड़ा सा भी क्लैश कहीं होता है तो सिंधु नदी अचानक चर्चा में आ जाती है, सिंधु ट्रीटी चर्चा में आ जाती है। तो मैं चाहूँगा कि आप, चूँकि आपने इस पे 2 किताबें लिखी हैं, अब ये सिंधु नदी जल समझौता है क्या, आप विस्तार से आज बताइए इसका। दरअसल में सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी, इस पर मेरा भी ध्यान तब गया जब इस जो अहिरवाल का क्षेत्र है जिसमें मैं कार्यरत हूँ, संघर्षरत हूँ, इसमें जो सूखे की समस्या है, सिंचाई के लिए पानी के अभाव की समस्या है, उसके समाधान के लिए हमने सोचना और अभियान चलाना शुरू किया। तो दरअसल में जब भी हम पानी की मांग करते थे कि भाई हरियाणा के और हिस्सों में नहर का पानी उपलब्ध है और हमारे यहाँ नहर ही नहीं है, और जो नहरें हैं उनमें गादड़े ब्याह रहे हैं, आंकड़े जाम रहे हैं, वो किसी काम की नहीं है, उन्होंने केवल किसान का अपने खेत से रास्ता रोक रखा है। ऐसी स्थिति क्यों है, हमें क्यों नहीं नहर का पानी मिल रहा जी। तो हर बार ये कह दिया जाता था कि भाई पंजाब पानी नहीं देता, पंजाब से विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है SYL पे। जब ये SYL का झगड़ा निमट जाएगा और पंजाब से पानी आ जाएगा तो आपको भी देंगे। जब पानी नहीं है तो आपको कैसे दें? तो पानी नहीं है तो फिर ये नहरें क्यों खुदी? हाँ, जरूरत क्या थी इनकी? जरूरत क्या थी? जब पानी नहीं था, पानी आता जब नहरें खुद जाती। तब मुझे मालूम पड़ा कि बात ये हरियाणा पंजाब की नहीं है, बात कुछ दूसरी है। तब जब मैंने उसको पढ़ना समझना शुरू किया तब मालूम पड़ा कि जो भी भारत के उत्तर पश्चिमी प्रांत हैं, जैसे हमारा हिमाचल प्रदेश है, कश्मीर है, जम्मू है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान का पूरा पश्चिमी हिस्सा है और नीचे कच्छ का जो इलाका है गुजरात में, ये जो सारा पश्चिमोत्तरी भारत है, इसमें जो आपस में लोगों के अंतर्राज्यीय जो जल विवाद हैं या पानी के अभाव की और कमी की स्थिति महसूस होती है, उस सब के जड़ में, मूल में अगर कोई कारण है तो वो है सिंधु जल संधि। ठीक है जी। क्योंकि ये सिंधु नदी तंत्र का बेसिन का क्षेत्र है और सिंधु दुनिया की बड़ी बड़ी नदियों में से अच्छे जल वाली, पर्याप्त मात्रा में पानी बहाने वाली एक नदी है। जी बिल्कुल। तभी तो मैंने इसको समझना शुरू किया और जब मैं इसका भूगोल जानने लगा तब मैंने इसका जब भूगोल पढ़ा तब मुझे मालूम पड़ा कि यमुना के इस पार से, यानी यूपी हो गया, यमुना के पूर्व में, पश्चिम में हरियाणा है, हरियाणा के बाद यमुना के इस पार जब हम चलते हैं तो ये सारा हरियाणा, पंजाब, फिर सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम और सिंधु, ये जो सारा एरिया है, ये पंचनद है, ये एक सा ही इलाका है और वो सिंधु तक जाता है। ये सारा जो है सिंधु का बेसिन है। और सिंधु के उस पार जो है वो खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको पहले नाम और था लेकिन अब खैबर पख्तूनख्वा कर रखा है, और नीचे को है बलूचिस्तान। ठीक है जी। तो वो एक्चुअली है तो सिंधु में ही उनका पानी आता है, उनका वहाँ पानी जा नहीं सकता, ना उन्हें ज़रूरत है, क्योंकि काबुल नदी अफगानिस्तान से चल करके और पेशावर से होती हुई सिंधु में ही मिलती है। इसी तरह जो ये गोलन वगैरह जो नदियाँ हैं, ये जो बलूचिस्तान है उससे बहती हुई सिंधु में आती है जी। तो वहाँ से तो पानी जुड़ता है, वहाँ पानी जा नहीं सकता। तो सिंधु के उस पार जो एरिया है वो है बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान। लेकिन जो सिंधु के इस पार का एरिया है उसमें नीचे तो सिंध और कच्छ है, फिर ऊपर चलेंगे तो बहावलपुर और सिंध का एरिया और इधर हमारा पश्चिमी राजस्थान है, फिर ऊपर चलेंगे तो पाकिस्तान का पंजाब है और हरियाणा का, ये हिंदुस्तान का पंजाब है, ऊपर जम्मू कश्मीर है। तो जम्मू कश्मीर में भी चूँकि 47 के बाद पाकिस्तान ने गड़बड़ की, तो वैसे तो जम्मू कश्मीर को अगर आप देखेंगे नक्शे में तो वो नदियों के हिसाब से ठीक बना हुआ है,
लेकिन चूंकि हमला कर कर के और आधा उसका कब्जा हो गया था पीओके जो है, उसकी वजह से वो नदियाँ वहाँ पर भी बढ़ जाती हैं। तो ये सब सिंधु नदी क्षेत्र है और ये जल की यहाँ पे कमी होनी नहीं चाहिए थी कम से कम सिंचाई की। तो ये क्यों है, ये जब मैं सोचने पड़ने लगा तब मुझे सारा समझ में आया खेल क्या है। दरअसल में 47 में जब देश आज़ाद हुआ जी, तो पंजाब का बंटवारा हो गया, उधर बंगाल का हो गया। तो बंगाल का बंटवारा पूर्व में था, उससे आज हमारा कोई संदर्भ नहीं बनता, हमारा पंजाब से बनता है। तो पंजाब के बंटवारे के लिए रेड क्लिफ कमीशन बैठाया गया। उसने बहुत ही कम समय में, अब बहुत उसको जानकारी भी नहीं थी, उसको जानकारी भी नहीं थी, रेड क्लिफ से जानती नहीं थी, कभी आए भी नहीं थे। उन्होंने फटाफट सब जो कुछ मिल सका उससे देख करके, और आधार ये था कि भाई मुस्लिम बहुल कौन सा है और हिंदू बहुल कौन सा है, उस हिसाब से रेखा खींचनी है कागजों में। ये जो बात करते हैं ना गैर सांप्रदायिकता की, इसकी उसकी, सारा बंटवारा सांप्रदायिकता पर था। उनको यही रेफरेंस दिया गया था कि आपको हिंदू बहुल और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को अंकित करके जान करके एक इसका बंटवारा करना है। तो जो रेड क्लिफ लाइन है वो माधोपुर से शुरू होती है, पठानकोट उधर से, पठानकोट उधर है सियालकोट, तो वहाँ से शुरू होती है जम्मू के नीचे से, क्यों कश्मीर तो था नहीं ना, रेड क्लिफ लाइन तो पंजाब में बननी थी। हिमाचल उस समय पंजाब में ही था, हरियाणा था ही नहीं, वो भी पंजाबी था, और राजस्थान का भी कोई मतलब नहीं था। तो ये केवल फिरोजपुर तक ही बननी थी लाइन। तो उन्होंने जो लाइन खींची वो खींची सांप्रदायिक आधार पर, और वो जो लाइन खींची गई तो उसमें ये जो सिंधु नदी तंत्र है, भूगोल में तो एक ही था जी, उसके दो हिस्से हो गए। और जो नहरें इस क्षेत्र में थी, इस क्षेत्र में एक्चुअली सिंधु थाले का क्षेत्र बहुत ज़्यादा तो पश्चिम में है, हाँ जी, लेकिन जो रावी और सतलुज से लगता हुआ क्षेत्र था, ब्यास तो पंजाब पाकिस्तान उस बंटवारे के उस लाइन के रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ जाती नहीं है, हाँ जी, ब्यास तो यहीं खत्म हो जाती है पहले ही। तो जाती थी केवल सतलुज और ब्यास, सॉरी रावी, ये दो ही नदी जाती थी, जो बाद में पाकिस्तान बन गया, ठीक है, रेड क्लिफ लाइन के उस तरफ। और इन पर जो दो बैराज बने हुए थे, एक तो बैराज था माधोपुर में, ठीक है, जो अपर बारी दोआब कैनाल का हिस्सा है, वो डाइवर्जन सेंटर था, यानी बैराज था वहाँ, हाँ जी, और एक जाती थी उससे नहर लाहौर की तरफ जी, नीचे था फिरोजपुर। फिरोजपुर भी इसलिए बना था कि महाराजा गंगा सिंह जो थे, उन्होंने बीकानेर में वो पानी बहुत वहाँ तो नहीं है, तो महाराजा गंगा सिंह एक कल्याण की, जन कल्याण की सोचने वाले व्यक्ति थे। वैसे राजा महाराजा तो जैसे होते हैं आप जानती हैं, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे बड़ौदा के सयाजी राव या संभाजी राव इधर बाहर के, और इधर के बीकानेर के गंगा सिंह, ये अपवाद हैं। ये राजे रजवाड़े जरूर थे, लेकिन इनका हमेशा ध्यान जन कल्याण में रहता था। तो गंगा सिंह बीकानेर की अपनी रियासत में पानी की आपूर्ति के लिए बड़े चिंतित थे, मूलभूत जरूरत। उन्होंने बहुत काम किया इसके लिए, गंगा सिंह ने, वो वास्तव में डेडिकेट, मैंने उनको खूब पढ़ा, उन्होंने नाम भी गंगा ही था, हाँ, गंगा नाम था उनका, गंगा सिंह जी। तो उन्होंने फिरोजपुर से एक नहर बनवा ली थी बीकानेर के लिए, जिसका बहुत छोटा सा एरिया था, लेकिन उस नहर का जब उद्घाटन हुआ था तो उस समय के जो वाइसराय थे, गवर्नर जनरल थे इंडिया के, वो आए थे उसके उद्घाटन के या कंस्ट्रक्शन के शुरुआत के समय। तब उन्होंने कहा था कि आज इस मौके पर मुझे ऐसा लग रहा है, मैं देख रहा हूँ कि अगर इस पानी का सदुपयोग हो जाए, सिंधु नदी तंत्र का, सिंधु जल का, सिंधु जल से मतलब सतलुज से नहीं होता है, सिंधु जल का मतलब होता है पांचों पूरे तंत्र की नदियों का जल। तो ये जो वीरान जंगल पड़ा हुआ है, सूखा क्षेत्र पड़ा हुआ है, ये लहला जो उपजाऊ, ये लहला सकता है, और ना केवल देश की बल्कि ये दुनिया की भूखमरी को मिटा सकता है। ये उस भाषण में है, और ये आज़ादी से पहले की बात है, गंग नहर के उद्घाटन के समय, आज़ादी से बहुत पहले के समय की नहीं है, लेकिन आज़ादी के पास ही जब गंग नहर बनी जब, तो ये बंटवारे में आ गए थे फिरोजपुर और माधोपुर। वो इंडिया, तो वहाँ झगड़ा हो गया कि जब देश बटा तो, और ये झगड़ा केवल पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान का था, पंजाब का था। इस झगड़े का भारत से, क्यों, भारत का शेष का तो कोई हिस्सा ही नहीं था, कोई लेना देना नहीं, लेना देना था। ये झगड़ा हुआ पूर्वी और पश्चिमी पंजाब में। और जब फिरोजपुर बैराज से अपनी नदियों, अपनी नहरों के लिए, बहुत कम नहरें थी पर उनके लिए जब
पूर्वी पंजाब के इंजीनियरों ने पानी मोड़ा और अपने हिसाब से उसको संचालन करना चाहा, तो पश्चिमी पंजाब वालों ने आपत्ति कर दी। उस आपत्ति से विवाद शुरू हुआ था। तो जब वो विवाद शुरू हुआ तो वो पंजाब का ही मसला था और पंजाब के इंजीनियर आपस में बैठ गए और एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया, यथास्थिति समझौता कि भाई फिलहाल तो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए, फिर बात कर लेंगे। फिर आगे भी बात शुरू हुई, उस बात का भी नतीजा आ गया, उसे कह दिया दिल्ली समझौता। सिंधु को लेके, सिंधु ये इसको फिरोजपुर, अच्छा, और सिंधु सारा विवाद ही उतना ही था। दिल्ली समझौता नाम दिया गया, दिल्ली समझौता नाम दिया, उस पर भी सब कुछ सहमति हो गई। केवल इतना रह गया था कि वैकल्पिक व्यवस्था पाकिस्तान या पश्चिमी पंजाब और पूर्वी पंजाब कब तक बनाएगा, इतने सी एक बात रह गई थी, बाकी सब कुछ हो गया था। लेकिन नेहरू पता नहीं क्यों पाकिस्तान के प्रति बड़ी हमदर्दी रखते थे और वो इसको पूर्वी पंजाब के अभियंताओं द्वारा खामखा उठाया गया विवाद मानते थे। अच्छा, हाँ, नेहरू बायस थे। वो आप तो ये भी कहते हैं कि नेहरू की सबसे बड़ी गलती कश्मीर नहीं थी, सिंधु जल समझौता थी। गलती क्या, सिंधु जल संधि या सिंधु का पानी तो नेहरू को जो उनके ऊपर तोहमत लगी है, जिसके लिए सारा कश्मीर का समस्या हो गया, वो सबका निजात कर सकते थे, हल कर सकते थे। अगर जरा भी उन्होंने ध्यान दिया होता कि इस विवाद पर, तो नेहरू इस पानी का इस्तेमाल करके, इस नदी तंत्र का इस्तेमाल करके, ये जो सिंधु जल समझौता है जी, ये कौन से साल में? ये हुआ 1960 में। 1960 में, 19 सितंबर 1960। इसमें वर्ल्ड बैंक कैसे घुसा? हाँ, तो ये दोनों पंजाब के बीच का ही मामला था। लेकिन चूंकि नेहरू पाकिस्तान के प्रति बड़ी हमदर्दी रखते थे, तो वो अपने ही इंजीनियरों को दोषी मानते थे और वो जैसे जो समझौता हो जाए उसके अनुसार भी काम करो, तब भी वो कहते थे कि नहीं, तुम उधार ही बने रहो। तो वो बात थोड़ा नीचे लेवल पे नहीं समझ में आती थी लोगों के। तब ये जब विवाद चलने लगा तो पाकिस्तान इसको दिल्ली पे माने उस लेवल पे उठाना चाहता था, बड़े स्तर पर। तो जब ये विवाद की बातें शुरू हुई और ये चली, तो ये जो इस मुद्दे पे इंटरेस्टेड थे उनमें से एक थे लिलियनथल। अच्छा, जिन्होंने अमेरिका में, जैसे हमारे ये राज हैं हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, हमारे इंजीनियर थे वो? नहीं, लिलियनथल तो एक अमेरिकन थे। ओके। तो उन्होंने टेनेसी वैली के अंदर समझौता करवाने में और नदी का जल का विकास करने में काम किया था। अच्छा जी। हाँ, लिलियनथल की निगाह जब इस पे गई तो वो एक्चुअली उस समय किसी काम नहीं था उनके पास और वो चर्चा में बना रहना चाहते थे। वर्ल्ड बैंक में थे वो? नहीं, वर्ल्ड बैंक में नहीं थे। ओके। वो वैसे ही, लेकिन नेहरू उस टेनेसी वैली योजना से बड़े प्रभावित थे। अच्छा जी। हालांकि वो अंतर्राष्ट्रीय मामला नहीं था, वो तो अमेरिका के अपने ही राज्यों के बीच का मसला था। तो लिलियनथल को लगा कि इस मामले पे अपने बीच में पढ़ सकते हैं और चर्चा में आ सकते हैं। तो चौधरी बनने का शौक? हाँ, चौधरी बनने का। तो वो आ गए इंडिया में और वो नेहरू से मिले। नेहरू से मिले तो नेहरू ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, टेनेसी का बड़ा अच्छा किया है, ये भी होना चाहिए। ये नहीं सोचा कि ये मामला क्या है और वो मामला क्या है। तो उस तब तक ये अंतर्राष्ट्रीय विवाद का नहीं था। ये पहले तो भारत पाकिस्तान का विवाद भी नहीं था। ओके। दो पूर्वी और पंजाब का विवाद था। तो उस समय गंगा सिंह ने आज़ादी से पहले ही एक योजना दी थी अपने पश्चिमी राजस्थान को सींचने की। तो उसमें उन्होंने एक कंवर सेन होते थे इंजीनियर, हिसार के थे, लाला कंवर सेन। अच्छा जी। हाँ, उनसे उन्होंने पूरा खाका बनवाया था। तो कंवर सेन ने ही भाखड़ा में बांध बनाया जाए और उसमें रावी ब्यास का पानी जोड़ा जाए और उससे ऐसे नहर निकाली जाए, और ये जो फिरोजपुर है यहाँ पर अपने को चिनाब का पानी जोड़ा जाए रावी से होते हुए और उस पानी से राजस्थान को सींचा जाए। ये सारी परिकल्पना कंवर सेन ने और महाराजा गंगा सिंह ने कर रखी थी, बना ली थी आज़ादी से पहले ही। उसके डॉक्यूमेंट अब भी होंगे? हाँ हाँ, सारा कुछ है, वो बाकायदा मैं लाया वो डॉक्यूमेंट, मेरे पास भी है उनकी कॉपियाँ। अच्छा। तो गंगा सिंह पहले कर चुके थे काम आज़ादी से पहले की बात, जब ये देश एक ही था। जब बंटवारा हो गया तो कंवर सेन ने जो कुछ खाका बना रखा था उसकी एक पूरी योजना बनाई कि भाई कैसे कैसे क्या किया जा सकता है, और वो उन्होंने भारत सरकार को भेज दी बाकायदा। ये डॉक्यूमेंट है जो भारत सरकार के दस्तावेजों में दर्ज हो गया।
ये जो सब कुछ हुआ ये सब उन्होंने भेज चुके थे। जब भारत का विवाद शुरू हुआ तो उस समय मिस्टर A.N. खोसला थे उसके अपने भारतीय पूर्वी पाकिस्तान पंजाब के चीफ इंजीनियर। अच्छा। वो विवाद को संभाल रहे थे और वो ढंग से संभाल रहे थे। उन्होंने दिल्ली समझौता भारत के हितों को बचा करके करवा लिया था, लेकिन खाम का इस मामले को उन्होंने फिर राष्ट्रीय स्तर पर कर दिया। ये मतलब इंटरनेशनल लेवल पाकिस्तान ने, इंटरनेशनल नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया कर दिया। अच्छा। जब पाकिस्तान इंडिया पे बात शुरू हुई तो लिलियनथल बीच में आ गए, नेहरू जी के मार्फत। नेहरू से मिले और नेहरू जी बोला हाँ बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा होगा तो। उन्होंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया बात क्या है। तो उसके बाद लिलियनथल ने वर्ल्ड बैंक को लिखा कि भारत और पाकिस्तान दोनों गरीब देश हैं और सिंधु नदी के जल को लेकर के उनमें विवाद शुरू हो रहा है, क्यों ना वर्ल्ड बैंक के सौजन्य में सारा काम वन वर्ल्ड इसको करे और दोनों की सहायता भी हो सके। तो कोई यूजिन आर ब्लैक उस समय वर्ल्ड बैंक के चीफ होते थे, फिर बाद में वो 1960 तक रहे। अच्छा। तो ब्लैक को वो बात पसंद आ गई। उन्होंने पाकिस्तान और भारत दोनों को लिख दिया कि भाई आपके बीच में ये जो पानी को लेकर के मसला है, अगर आप चाहें तो हम सुलझा वर्ल्ड बैंक इसके अंदर आपकी सहायता कर सकता है। सुलझाने के बाद हम सहायता कर सकते हैं और आवश्यक आर्थिक सहायता के लिए भी हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों देशों को। चिट्ठी लिख दी उन्होंने। चिट्ठी लिख दी नेहरू को भी और उसको भी, पाकिस्तान वालों को भी। तो नेहरू ने तो चिट्ठी मिलते ही एकदम बिना पॉजिटिव जवाब दे दिया। हालांकि नेहरू कश्मीर में यूएनओ जाकर देख चुके थे। तो उनको ये कहना चाहिए था कि हमारा आपसी मसला है, हम। हाँ नहीं, वो हाँ तो यूएनओ चले गए थे कश्मीर, तो उन्होंने देख लिया था कि यूएनओ में जाकर के ही उन्होंने नाश किया। हाँ बैल मुझे मार वाली कहावत उन्होंने चरितार्थ कर दी थी। वरना तो अगर 1 महीना रुक जाते वो और थोड़ा पटेल पे भरोसा कर लेते तो मेरे ख्याल से ये जो पीओके वाला मामला ये 1 महीने में पाकिस्तान से खाली करवा लिया जाता बाय मिलिट्री पावर। लेकिन वो नहीं माने, वो फर्जी यूएनओ में माने जीतते हुए बढ़ती हुई सेना को छोड़ करके वो यूएनओ चले गए थे। चलो उस समय होगा उनका कोई गलत विश्वास रहा होगा। एक बार अगर आदमी ठोकर खा जाए तो उसको हमें गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन ठोकर खाने के बाद दोबारा उसी पत्थर से ठोकर खाए, दोबारा फिर गलती। हाँ तो फिर वो तो गलत बात है ना। तो नेहरू ये हस्त्र देख चुके थे यूएनओ में जाने का, उसके बावजूद वो वर्ल्ड बैंक बीच में पड़ जाए उस बात से सहमत हो गए बिना सोचे समझे। उन्होंने कभी सिंधु नदी तंत्र को ढंग से समझने की कोशिश ही नहीं की। तो वर्ल्ड बैंक आ गया बीच में। लेकिन यह तय रहा कि वर्ल्ड बैंक एक पक्ष नहीं है उसके अंदर। अभी तक जितने डॉक्यूमेंट मीडिया में वो ये कह रहे हैं कि वर्ल्ड बैंक एक मध्यस्थ है और स्थायी मध्यस्थ है। वर्ल्ड बैंक बिल्कुल भी पार्टी नहीं है, ना तो एक पक्ष है वो। अच्छा जी। पक्ष है भारत और पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक इसमें कोई मध्यस्थ नहीं है। अच्छा, सारी हाँ वो केवल एक गुड ऑफिसर है कि जैसे दो लोग आपस में बात नहीं कर रहे हैं तो वो बैठा कर करा रहा है कि भाई कर लो, वो बोल नहीं रहा है भाईचारा बनाए रखो, बात करो। इसे कहते हैं गुड ऑफिसर। भला कोई आर्थिक सहायता भी नहीं दी अपने को। नहीं, आर्थिक सहायता वर्ल्ड बैंक ने भी दी है और एक्चुअली पश्चिमी मुल्कों ने दी है। अच्छा, वो तो मुहैया कर रहा है, वो सिंधु संधि का पार्ट नहीं है, वो अलग चीज है। अच्छा, पाकिस्तान को तो सारा जो कुछ मिला है वहीं से मिला है, क्योंकि अंग्रेजों ने जितना भी नहर निर्माण किया था 47 से पहले वो सारा पश्चिमी पाकिस्तान में किया था। उन्हीं के हिस्से आ गया वो सारा उधर चला गया। ओके। ऐसा कुछ लोगों को गलतफहमी है कि भारत में नदी आ गई थी, नहर आ गई थी, उसकी वजह से विवाद हो गया। 2-3 नदियां मिली, कुछ नहीं। भारत में जो नदियां मिली, अब ये भी सुन लीजिए आप, एक और गलतफहमी है। कल भी मैं किसी को टीवी पे सुन रहा था तो वो बोले थे कि भारत को पश्चिमी नदियों का 20% पानी मिला है। पश्चिमी नदियों का 1 बूंद पानी नहीं मिला है। अच्छा। 6 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। इनमें से जो समझौता जिसको कह रहे हैं आप या कह रहा है लोग, उस समझौते में ये हुआ है डिसाइड कि 3 नदियां का पानी तो भारत इस्तेमाल करेगा, जो है सतलुज, ब्यास और रावी का, ये भारत। और बाकी जो है चिनाब, झेलम और सिंधु, उनका पानी इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान। ये सिंधु जल समझौता है। ये सिंधु जल समझौता जिस पे कर रखा है। अब सवाल ये है कि चिनाब, इसमें रावी में, ब्यास में और सतलुज में
जो नदी तंत्र का कुल पानी है उसका केवल 20% पानी बहता है। अच्छा है, पानी 20% ही बहता है वहां पे। तो 80% पानी उन 3 नदियों में है, अच्छा, जिनका नाम है चिनाब, झेलम और सिंधु। सिंधु जो पाकिस्तान चला जाता है। वो सारा उस पे तो दस्तखत कर दिए कि चलो पश्चिमी तुम्हारी, सिवाय इसके कि भाई आप पानी पी लेना, या थोड़ा बहुत तो किनारे के खेत है उनको कर लेना, या ऐसी बिजली का कुछ कर लेना प्रबंध जिससे कि कोई ना तो नदी के प्रभाव में या मात्रा में कोई ऐसा कुछ अजीब सा वो सब किसी मतलब का नहीं। पश्चिमी नदियाँ उनको दे दी जिनमें बहाव है 80%। जबकि हकीकत यह है कि पश्चिमी नदियाँ, सिंधु चलती है माउंट कैलाश की नीचे से, चरणों से, और वो दमचुक से भारत में प्रवेश करती है और फिर बहती हुई निकल जाती है। फिर वो खैबर पख्तूनख्वा कहेंगे आप, स्वात कहेंगे, वहाँ से होती हुई और काबुल नदी के मिलने के बाद वो पश्चिमी पंजाब में चली जाती है। उसके बाद वो आगे बढ़ती हुई बलूचिस्तान के पूर्व में, और फिर ये मीठाकोट एक जगह है जहाँ पर ये पंचनद जो है उससे मिलती है। उसके बाद वो सिंधु में, उसमें सिंध प्रांत में चली जाती है। और फिर अंततोगत वो जब अरब सागर आता है उससे कोई 50-100 किलोमीटर पहले अपना डेल्टा बनाती है। पहले तो वो शाखाओं से पानी लेती है, वो तो है ट्रिब्यूटरी, बाद में उसकी वो बन जाती है डेल्टा, जिसमें वो शाखाओं में बट करके कराची के पास उसमें अरब सागर में मिल जाती है। अच्छा, तो सिंधु नदी चाइना में या तिब्बत में, चाइना भी नहीं, तिब्बत से निकल करके थोड़ा ही है वो, बाकी भारत में होती हुई जाती है। इसी तरह झेलम निकलती है वेरीनाग से। ये जो अमरनाथ है इसके पास एक जगह वेरीनाग, वहाँ से, यानी अमरनाथ के पास से इसका झेलम का बहाव है। और ये भी पूरा भारत से होती हुई, ये तो जाकर अगर कश्मीर के हिसाब से देखें तो मंगला में जाकर के मिलती, पाकिस्तान में पहुँचती। लेकिन चूँकि ये POK बन गया है, इस वजह से ये हमारे उड़ी के बाद उसमें POK में जाती है, और फिर बाद में काफ़ी बहने के बाद ये पाकिस्तान में जाती है। इसी तरह चिनाब निकलती है आपके रोहतांग पास के पास से। चिनाब का मतलब है जो 2 नदियाँ हैं ना हमारी, लाहौल और स्पीति, ये तंडी में दोनों मिलती हैं। तो तंडी तक तो ये लाहौल, इसमें चंद्रभागा भी है, तो चंद्रभागा में कहलाती हैं। और चंद्रभागा के बाद फिर ये जब एक हो जाती है तो फिर इसको चिनाब भी बोल देते हैं। वैसे चंद्रभागा भी इसका नाम है। फिर ये हिमाचल के बाद जाती है कश्मीर, जम्मू में, और जम्मू और कश्मीर में, और उसके बाद ये फिर अपना जो नया बन गया है सलाल शायद, वहाँ से फिर ये POK में चली जाती है। और रावी तो निकलती पंजाब में ही है, और पंजाब से निकल करके और बिल्कुल माधोपुर, यानी जहाँ पर जम्मू और पंजाब की सीमा मिलती है, जहाँ माधोपुर बैराज बना हुआ है, बांध बना हुआ है अब तो वहाँ से फिर ये जाती है पाकिस्तान में। फिर आगे इसका ना तो ज़्यादा प्रभाव है और ना ज़्यादा बहाव था, पानी नहीं है, पानी इतना बहुत कम ही था। ये तीनों नदियाँ कम पानी की हैं। ऐसे ही जो ब्यास है वो भी मनाली के पास से निकलती है, जहाँ से रावी निकलती है। एक्चुअली चिनाब, रावी और ब्यास तो एक ही जगह से निकलती हैं, तकरीबन एक ही क्षेत्र है वो। तो फिर ब्यास तो आती हुई पाकिस्तान में कभी, या पश्चिमी पंजाब में कभी गई नहीं, वो तो फिरोजपुर से पहले यहीं पे पास में ही, भाखड़ा से पहले ही मिल जाती है इसमें अपने सतलुज में, भाखड़ा के बाद। तो ये तो एक्चुअली तो हम ऊपरी तटीय रास्ते थे, और ये निचले हैं, और पाकिस्तान निचला है। तो अब पहला अधिकार तो हमारा ही बनता है, अधिकार भी बनता है और हमारे हाथ में सारी लगाम है। अगर जैसे आपका पड़ोसी बाद में और आप पहले हैं, तो पानी अगर आपके खेत में से, आपके घर में से जा रहा है, नेचुरल अधिकार तो आप वहाँ नेचुरली, और आप चाहें तो उससे छेड़छाड़ भी कर सकते हैं। तो हम अपर रेपिडियन थे, हमारा हाथ इसमें ऊपर था, और पाकिस्तान दबा हुआ था। तो ये हाथ कब कटे? 1960 में? 1960 में। अच्छा, ये संधि ने तो काटे हाथ। अच्छा, और अब इसी संधि कैसे हुई या कि इसका क्या हमें लाभ होना चाहिए था, वो भी हम सोच सकते हैं। हाँ जी, बताइए। तो पहली बात तो ये थी कि ये जो अनुपात है ये 20-80 का है। 80% पानी उन 3 नदियों में है, 20 अपने पास है। तो 20% हमारे पास है। 20 में से भी हरियाणा में बहुत, मतलब पानी हरियाणा और राजस्थान को कुछ नहीं मिलता उसका ज़्यादा। नहीं, काम अब खेत बढ़ गए, सारा क्षेत्र बढ़ गया। मालवा का पूरा, मालवा पूरा खाली था ना। आज़ादी के बाद पानी तो 1 इंच भी नहीं बढ़ा। हाँ, नहीं बढ़ा, कमी हुआ। ये तो पहले ही था हमारे पास, राजस्थान नहर भी पहले ही थी। हाँ जी। इन्हीं को तो अब, और आप 20% पानी में तो खेल रहे हैं। हाँ। 60 तो आप दे चुके हैं। वरना चिनाब को रावी में जोड़ने की, मढ़ू कैनाल से
ये तो परिकल्पना जो महाराजा गंगा सिंह ने, कंवर सेन ने जो बनाई थी उसमें था। यानी चिनाब के पानी को इसमें लाया जाए, ये पहले से ही था। अच्छा। ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन हमने वो दे दिया, गंवा दिया सब कुछ। ठीक है। तो 1960 में ही गवा दिया हम। 1960 में हाथ ही कटवा लिया अपने खाम का। अब ये हुआ क्या कि अगर नेहरू इस बात को समझते कि भाई इस पे ही सारा इनका दारोमदार है, तो हम इस पर ढंग से बात करें, सोचें और पाकिस्तान से कहें कि भाई तू कश्मीर खाली कर, उसके बाद बात करेंगे। और वो खाली करता मजबूरी, करना ही पड़ता, कोई कारण, उसके पास कोई उपाय ही नहीं था, उसके पास कोई इसका चारा ही नहीं था, वो लाचार था। अगर ये कह देते कि भाई पहले नदियों का जो जहाँ बहती है उसका भूगोल तय हो जाए जी, उसके बाद अपन इनके पानी की बात करेंगे, उपयोग की। अगर भूगोल ही तय नहीं है कि नदी भारत में बह रही है या पाकिस्तान में, तो कैसे, तो फिर इसका बंटवारा कैसे हो सकता है? मैं तो अचंभे की बात करता हूँ कि कश्मीर को विवादित मानते हुए भी ये संधि हो कैसे गई, जब ये तय नहीं है कि कौन सी नदी कहाँ पर किस देश में बहती है, जब पीओ का ही नहीं पता। हाँ, तो फिर कैसे तुमने बंटवारा कर लिया? ये संभव ही नहीं था, लेकिन कर लिया उन्होंने, दस्तखत कर दिए। तो हुआ क्या कि यहाँ तो अकेले रहे नेहरू भारत में, ये विवाद शुरू हुआ है आज़ादी के साथ से। तो नेहरू जी तो आज़ादी से पहले से ही प्रधानमंत्री थे। 1960 में हस्ताक्षर भी उन्होंने ही किए, तो आखिर तक मतलब एक व्यक्ति रहा भारत की तरफ से, भारत से एक तरफ नेहरू जी जिम्मेदार। हाँ, यानी शासन, मतलब मोदी जी जो इन समस्याओं के लिए कोसते हैं नेहरू जी को, एक तो कंफर्म है कि इसके लिए तो यही जिम्मेदार है। हाँ, ये तो बिल्कुल वो अपना नाश करने के लिए, खुद का, नेहरू का, किसी का नुकसान नहीं किया उन्होंने, अपना भी नाश कर लिया। वो जो उनसे कश्मीर में भूल हो गई थी, उस भूल को सुधार सकते थे, उस भूल को सुधार सकते थे, लेकिन वो बस वो उन्होंने लिखा ही था कि वो गच्चे पे गच्चा खाते गए चच्चा। ये मैंने लिखा भी था एक बार कि नेहरू जी जो है वो उन्हें चाचा बोलते थे ना, तो मैंने कहीं लिखा था कि भाई गच्चे पे गच्चा खाते गए चच्चा, और उसमें देश का हो गया नाश। क्या जी? तो वो ये तय नहीं हुआ था कि भाई कौन सी नदी किस देश में बहती है। अब जो पीओके में बहती है, अगर ये आप मान रहे कि वो पाकिस्तान में है, तो फिर आपको क्यों विवाद कर रहे हो खाम का? फिर तो पीओके को मान लीजिए पाकिस्तान का, फिर इसको सीमा मान लीजिए। सीमा मान लीजिए। आप कहते हैं नहीं ये सीमा नहीं है, सीमा तो वो है, तो वो सीमा है, तो फिर आप समझौता कैसे कर रहे हैं? इन नदियों के बारे में बात ही क्यों कर रहे हैं? आप पूर्वी नदियों की बात कर लेते, जो पूर्वी और पश्चिमी पंजाब के बीच में झगड़ा था और जिससे मामला सुलझ ही गया था, सुलझ ही जाता। आप खामखा इनको काय को लाए बीच में? कोई जरूरत ही नहीं थी इनको बीच में लाने की। जब कश्मीर हल हो जाएगा उसके बाद इस पर बात करेंगे, क्योंकि जब नदी का बहाव, नदी का सब कुछ विवादित है, तो उसमें समझौता कैसे हो सकता है? तो समझौता हो सकता था रावी का, ब्यास का और सतलुज का। वो दिल्ली समझौते में हो ही चुका था, वो तो हो चुका था 51 के अंदर ही, और खोसला उसे ढंग से निपटा चुके थे। लेकिन बाद में खोसला रहने लग गए बीमार, बुजुर्ग आदमी थे। उनके बीमार रहने के बाद उनका एक उन्होंने जो अपनी टीम से बना रखी थी, होता है ना जैसे मैं नेगोशिएटर हूँ तो 5-7 सहायक होते हैं, कुछ लोग होते हैं। हाँ, तो उसमें एक निरंजन गुलाटी करके इंजीनियर था, वो पाकिस्तान से शरणार्थी होकर के यहाँ आया था। तो उसकी सिंपैथी थी उधर। हाँ, उसकी सिंपैथी, जो वो उसको वहाँ का बचपन का ख्याल था, वो आया था। तो निरंजन गुलाटी वो खोसला के बीमार होने के बाद वो बन गया, खोसला की जगह वो आ गया, और वो चापलूस किस्म के व्यक्ति होते ही थे। तो उन्होंने हाँ जी हजूरी कर रही थी। निरंजन गुलाटी इंचार्ज हो गया, और गुलाटी ने क्या किया कि वर्ल्ड बैंक में जब बात चली तो वो चाहता था कि लीलेंथर था वो भी दूसरा, उसे अच्छा लगता था कि वो एक हैसियत से ऊपर उसको मिल गया था कि भाई मैं नेगोशिएटर हूँ इंडिया की तरफ से। और तो उसने जो कंवर सेन ने योजना बनाई थी, जो भारतीय सरकार के दस्तावेजों में बीकानेर रियासत की तरफ से दर्ज थी, उसी योजना को भारत की योजना बना करके पेश कर दिया। अच्छा जी। कुछ नहीं, उस आदमी ने कुछ किया ही नहीं, वो कागज चुरा लिए, वही कागज चुरा करके उन्हीं को अपना दस्तखत करके दे दिया, जैसे कि उसने कोई काम किया हो। कोई पढ़ेगा तो यही समझेगा कि भाई गुलाटी ने कुछ पढ़ा है और ये सब लिखा है, तो उसका कुछ नहीं है। कब आपने कैसे पकड़ा इस बात? मैंने बीकानेर रियासत, मैं बीकानेर में गया हूँ। अच्छा। महाराजा गंगा सिंह की पूरी लाइब्रेरी मैंने छानी है। अच्छा। और राजस्थान सरकार से मैंने सारा मंगवाया है। तब पता चला कि ये तब पता चला कि ये तो सब जो मैं समझ रहा था कि गुलाटी ने किया है, वो तो कंवर सेन ने किया है, महाराजा गंगा सिंह ने किया, ऐसा तो कुछ किया ही नहीं है, सारा कुछ उसकी कॉपी है। और फिर मजे की बात यह है कि पाकिस्तान में
9-10 लोग बदल गए प्राइम मिनिस्टर। उनका अस्थिरता हाँ, थी। वहाँ स्थिरता रही। वहाँ कभी कोई आता, कभी कोई आता, कभी कोई आता, तो वो जो दूसरा आता वो उससे भी बड़ा बन जाता। कि तुम बात कर रहे हो 2 लीटर की, मैं कहता हूँ 10 लीटर। उसके बाद आता वो कहता, मैं कहता हूँ 40 लीटर। क्या जी, वो कहता फिर भारत मांगता क्या, इस तरह का जैसे वो एक पॉलिटिकल माहौल था और पॉलिटिशियंस हावी थे। भारत की तरफ से नेहरू जी के सामने कोई बोलता नहीं था। 8-7 स्टेट मिनिस्टर बने पानी के मामले पर किसी को उन्होंने बोलने नहीं दिया। भारत की कैबिनेट जब मिलती थी तो नेहरू जी जाते थे तो वो मतलब मोनोलॉग होता जैसे आज के टाइम पे मोदी के सामने कोई नहीं बोलता, वैसे ही मोनोलॉग। मोदी से भी ज्यादा, अब तो कम से कम प्रेस थोड़ा बहुत लिखती है, जब तो कुछ भी नहीं था, नेहरू ही नेहरू था। तो नेहरू जाते, कैबिनेट की मीटिंग होती तो नेहरू का मोनोलॉग चलता कि देखो आज अपन सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान खामखां की बकवास कर रहा है और इस छोटी सी बात में हमें भी कोई झगड़े वगड़े नहीं करने चाहिए, निपटा देना चाहिए। तो उन्होंने ये मांगा है तो मैं सोचता हूँ कि कर देते हैं। और ये है और वो है, अब रशिया में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में वो हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को आप समझिए। तो कैबिनेट सारी सुनती रहती, उसके बाद वो अपने मुद्दे पे बात करके बोलते अच्छा किसी को कुछ कहना है तो बोल दीजिए। अब अगर लोग कुछ बोलना है, कोई जो एक मोहम्मद हाफिज़ करके एक मंत्री थे, तो लोग वैसे ही मोदी जी को कोसते हैं। हाँ नहीं, वो इससे तो भयंकर था। मोहम्मद हाफिज़, इब्राहिम मोहम्मद हाफिज़ एक मंत्री होते थे इसके। हाँ, जब संधि हुई थी उस समय थे वो इसके जल संसाधन मंत्री। तो जब नेहरू, वो लोग बाहर खड़े थे पोर्च में इसके पार्लियामेंट के, लोकसभा के या राज्यसभा के, संसद के बाहर खड़े थे। इतने में शोर मचा कि नेहरू जी आ रहे हैं, नेहरू जी आ रहे हैं। तो भगदड़ मच गई, माने लोग हट रहे थे। तो उसका इब्राहिम का वो जो थे हाफिज़ जी, उनका पैर टूट गया, वो कई महीनों तो अस्पताल में रहे। ये तो उनकी स्थिति थी। केवल नेहरू आ रहे हैं उसलिए संसद के अंदर ही, संसद के बाहर ही मतलब वो तुड़ा बैठे थे पैर। तो उस तरह के सब कुछ मामला था। तो यहाँ पर क्या हुआ, भारत में सिंधु जल में क्या विवाद चल रहा है, कहाँ तक हम पहुँचे हैं, क्या पाकिस्तान कर रहा है, क्या भारत कर रहा है, क्या प्रस्ताव है, कोई चर्चा किसी देश में किसी को पता ही नहीं था। बिल्कुल गुप्त रखा गया है। आपको रॉ का, सीआईडी का, सीबीआई का भी मालूम पड़ सकता है कि फला चीजें हो रही है। इस समझौते का पता, इस समझौते के बारे में किसी से बात ही नहीं की गई। और समझौते की जो टीम बनी उसमें ना तो पश्चिमी राजस्थान का कोई, बीकानेर से संबंधित कोई व्यक्ति लिया गया, ना इस हरियाणा से लिया गया, ना इस पंजाब से लिया गया, ना हिमाचल से लिया गया, ना कश्मीर का लिया गया। ये जो पूरा पश्चिमी उत्तर क्षेत्र है जिसका कि सिंधु जल में इंटरेस्ट है, कश्मीर समेत जिन पार्टियों का इंटरेस्ट है वो कोई नहीं थी, कोई उनका कोई लेना देना ही नहीं रखा। केवल गुलाटी जी करते रहे। और गुलाटी जी जो मन में आता था वो अपना, उन्होंने अपना बेटा भी लगवा लिया था बाद में नौकरी पे वर्ल्ड बैंक के अंदर। अच्छा, पुरस्कार ले लिया और भारत ने उसको पद्मश्री भी दे दिया। सारे का, क्योंकि वो तो, और गुलाटी ने इसके बारे में किताब लिखी है और उस किताब में भी उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। अगर आप ऊपरी तरह से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि भाई ये वास्तव में कोई काम हुआ है, लेकिन आप थोड़ा बिटवीन द लाइंस पढ़ेंगे और नीचे फुटनोट्स में देखेंगे तब मालूम पड़ेगा कि इस आदमी ने नाश कर दिया। किस नाम से किताब लिखी उन्होंने? इंडस वाटर ट्रीटी। ओके, है मेरे पास। हाँ। तो उन्होंने लिखी थी, वही किताब एक उपलब्ध है। सारे फुटनोट आप पढ़ लीजिए, बिटवीन द लाइन देख लीजिए, सारा नाश किया हुआ है। उन्होंने थोड़ी लिखा है कि मैंने राजस्थान की स्कीम देखी थी, ये क्या था, इसको तो उन्होंने पासिंग रेफरेंस में लिखा है। संसद में भी चर्चा हुई थी। सिंधी जल संधि करने के लिए नेहरू ने कभी संसद को या किसी को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, ना कुछ बताया। संधि हो जाने के बाद, अरसा बाद, एक बार 1 घंटे के लिए चर्चा रखी गई थी, जो बाद में 2 घंटे के लिए एक्सटेंड कर दी गई थी। उसमें जो एमपीज थे राजस्थान के, पंजाब के, फिरोजपुर वाले भी एक सांसद थे, पाली के भी एक मिस्टर माथुर थे और एक मोहंती थे उड़ीसा के। वो काफ़ी अच्छा बोले थे, सारे लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। पर संसद में भी नेहरू आए और बोले क्या वाहियात की बातें करते हो, ट्रक भर के डॉक्यूमेंट हैं, क्या वो संसद में लाए जाएंगे, क्या वो तुम्हें दिए जाएंगे, कब देखोगे, क्या करोगे। ऐसा करके वो कोई मतलब नहीं, सब सुलझा दिया, खत्म कर दिया। उस ट्रीटी पे किस किस के साइन है जी? उस ट्रीटी पे साइन है जवाहरलाल नेहरू के और अयूब खान के। अच्छा, अब सबसे बड़ा जो सवाल आता है रघु जी, वो ये आता है
कि क्या हम ट्रीटी को रद्द कर सकते हैं, और अगर रद्द कर सकते हैं तो वो जो पानी पाकिस्तान को जा रहा है उसका कितना का उपयोग हम तत्काल में कर पाएंगे, या सारा उपयोग करना है तो हम कितना समय हमें लगेगा। तो पहला हिस्सा ये है कि क्या हम सिंधु जल समझौते को रद्द कर सकते हैं, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी प्रकार की। रद्द करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दो देशों के बीच में एक समझौता है। अगर आप ऊपरी ऊपरी बात करो और अंदर से देखो तो ये दो देशों के बीच एक दस्तावेज है, और ये दस्तावेज भी देन देन का है। देन का है। समझौता तो तब होता है जब आप भी मुझे कुछ दे और मैं भी आपको कुछ दूं, आप मैं भी कुछ दूं और आप। लेकिन जब एक तरफ ही दिया जा रहा है तो देन देन में तो कोई दस्तावेज ही हो सकता है, बाकी ये कोई समझौता तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि समझौता है और समझौते में जो अपेक्षा की जाती है उस अपेक्षा को पाकिस्तान ने हमेशा दुत्कारा है, हमेशा ठुकराया है। ये थोड़ी कहा था कि भाई हम तुम्हें पानी बहने देते हैं तो तुम हमारे को खून बहाते रहो हमारे यहाँ आकर के, ये तो कभी नहीं कहा था। नहीं कहा था। किसी भी कीमत पे जस्टिफाई नहीं किया। हम पानी दे रहे हैं, वो हमारी जान ले रहे हैं। हमारी जान ले रहे हैं, तो इसके लिए तो नहीं दिया था हमने, तो बल्कि इसको रोकने के लिए दिया था। कश्मीर भी पाने के लिए दिया था, तुम तो उल्टा ही कर रहे हो। तो समझौते का क्या मतलब है? तो इसे तोड़ ही देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तोड़ने की कई बार बातें हुई हैं। नहीं, कभी नहीं हुई बात। कई मतलब जब भी पुलवामा हुआ था तब भी बोले ट्रीटी रद्द कर दी है, अब भी कहा है ट्रीटी रद्द कर दी है, लेकिन रद्द हुई नहीं है। नहीं, भारत अपने आप को बहुत भला दुनिया में साबित करना चाहता है कि भाई हमें तो चाहे जूते भी मारते रहो, पर अगर हमने एक बार कह दिया तो कह दिया। हमें जूते मारते रहो, हमारे तो कुछ भी कर लो, पर हमने तो जो कह दिया वो कह दिया। अच्छा, मान लो आज ट्रीटी जी हमने रद्द कर दी। हाँ। तो ये जो पानी है सिंधु का, इस पानी का कितना उपयोग हम अपने यहाँ कर सकते हैं? ऐसा धर्मेंद्र जी कि अगर हमने आज ट्रीटी रद्द कर दी, रद्द ही करनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये जो इन्होंने स्थगित किया ये गलत बात है, रद्द करो, इसको रद्द कर देना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। रद्द करने के बाद ऐसा नहीं है कि नल की टोटी है कि आपने बंद कर दिया और आगे पानी नहीं बहेगा। पानी तो फिलहाल तो बहता ही रहेगा। रही बात चिनाब के पानी को, झेलम के पानी को राजस्थान की ओर, हरियाणा की ओर मोड़ने की, या सिंधु के पानी को आगे उधर सब मोड़ने की, ये एक टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा? ये अगर टाइम आपको तो इस योजना का इंचार्ज बना दें तो कितना? मेरे ख्याल से तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल लगेंगे पूरे पानी को इस तरफ मोड़ने के लिए। दूसरी बात है कि एक चीज़ जो तत्काल हो सकती है वो मैं बता रहा हूँ कि अगर आप ऊपरी तटीय राष्ट्र हैं तो आप कहीं भी पानी को रोक तो सकते ही हैं। बांध बना सकते हो, कैसा भी बांधे, पत्थर कंकड़ डाल के रोक दीजिए बहाव को। पाकिस्तान की तो सिंधु जो नदी है, इंडस रिवर, वो तो लाइफ लाइन है उसकी। लाइफ लाइन एक तरह से कह सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है उसके आर्थिक व्यवस्था की। पेयजल के लिए नहीं है। पेयजल तो पंजाब में वहाँ मीठा पानी है धरती के नीचे, निकाल सकते हैं, क्योंकि बहुत सालों से नहरें बह रही हैं। जो पानी खारा था वो भी मीठे में तब्दील हो चुका है। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ कोई लोग प्यास से मरने लग जाएंगे तुरंत। अभी तो वहाँ भूमिगत जल से वो पी सकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और बलूचिस्तान और पख्तूनिस्तान में तो आज भी पानी नहीं जा रहा है। स्थगित कर दी। मोदी जी ने कहा कि हम स्थगित कर रहे हैं। स्थगित करने से क्या नुकसान होगा पाकिस्तान को? नुकसान है उसको, वही जो मैं कह रहा हूँ वो हो जाएगा कि अगर आप रद्द कर देंगे तो ये डर हो जाएगा कि भाई भारत कभी भी ऐसा भी कर सकता है। भारत ऐसा भी कर सकता है। स्थगित करना तो कोई समाधान नहीं। स्थगित करने का तो वो है कि धमकी है कि हम ऐसा भी कर सकते हैं। ये और क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है। इसका परिणाम तो कुछ नहीं है। इसका परिणाम जमीन पे कुछ नहीं स्थगित करने का। जमीन पे आप कुछ नहीं कर पाएंगे, जमीन पर रद्द करने के बाद हो जाएगा। अच्छा, वर्ल्ड बैंक की क्या हैसियत है, क्या कर लेगा वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं करेगा, वर्ल्ड बैंक जा चुका है। अच्छा, वर्ल्ड बैंक कुछ नहीं कर सकता। जिन दिनों देशों ने, अचंभे की बात यह है कि जितना भी पाकिस्तान में नहरी तंत्र बना है, बांधों का, बैराजों का, संपर्क नहरों का, सिंचाई नहरों का जो निर्माण हुआ है, वो सारा विदेशी पैसे से हुआ है, जिसमें वर्ल्ड बैंक भी है। लेकिन अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप के देश, इन्होंने अंधाधुंध पैसा दिया है पाकिस्तान को। ये सारा इन्होंने ही करवाया है। जितने भी सिंधु में जो बैराज और बांध बने हुए हैं, ये सारे तरबेला वगैरह, ये तौसा वगैरह सब इन्हीं के बनवाए हुए हैं। जो चिनाब पे बना है वो भी इन्हीं का बनवाया हुआ है। मंगला को जो नया किया है वो भी इन्हीं का किया हुआ है। सारा पैसा विदेशी लगा हुआ है, पाकिस्तान की फूटी कोड़ी नहीं लगी। और आज़ादी से पहले जो था वो अंग्रेज बना गए थे। अंग्रेज जो बना के गए उसमें हमें तो कुछ मिला ही नहीं। भाखड़ा भी हमें बनाना पड़ा। एक फिरोजपुर बैराज मिला था पर उसको भी कोई अर्थ नहीं था, उसको भी हमें दोबारा करना पड़ा। माधोपुर को भी हमें थीन डैम बनाना पड़ा बाद में। यानी हमें अंग्रेजों से विरासत में कुछ नहीं मिला निर्माण।
जो भी निर्माण था आज़ादी से पहले का वो पाकिस्तान को मिला। 10 साल से मोदी जी कई बार सिंधु जल नदी पे बात कर चुके हैं, कह चुके हैं कि इसका पानी हम यहाँ लाएंगे। क्या बातों से आ जाएगा वो पानी? दरअसल में बात यह है कि जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मैंने अपनी किताब लिखी थी सिंधु के यमुना के इस पार से सिंधु के उस पार, तब गुजरात के एक विधायक मेरे दोस्त थे, उनके आग्रह पर मैं अपनी किताब मोदी जी को देने गया था। अच्छा। हाँ, और मोदी जी से मेरी कम से कम 1 घंटा बातचीत हुई थी। बात तो 5-7 मिनट ही के लिए टाइम था, लेकिन जब बात चली तो मोदी जी बड़े 1 घंटा आप मोदी जी से मिले? घंटे से भी ज़्यादा। अच्छा। हाँ, सब देखते रह गए क्योंकि टाइम तो बहुत ही कम था कि भाई किताब पेंट करनी है। लेकिन जब बात चल गई तो मोदी ने इतना इंटरेस्ट लिया कि मोदी जी की और मेरी 1 घंटे से ज़्यादा बात चली है। अच्छा। उन्हीं के सीएम वाले चैम्बर में, ऑफिस में। तब भी मैंने उनको भी ये सारी बातें बताई थी। अच्छा। और वो खुद भी इंटरेस्ट ले रहे थे, उनको वो कच्छ के दस्तावेज मिल चुके थे, उसका मैंने अपनी बुक में भी रेफरेंस दिया था। अच्छा। क्या जी? तो फिर मोदी जी ने मोदी जी मानते थे, मेरी बात से सहमत थे कि ये संधि ठीक नहीं है, मैं ठीक कह रहा हूँ, ऐसा मोदी जी का ख्याल था। उन्होंने मेरे से कहा था कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, पाकिस्तान ने मौका दे दिया है, इसका लाभ उठाना चाहिए और संधि कर देनी चाहिए। नहीं, अब तो उनके पास वक्त भी है, देश की जनता भी चाह रही है, देश की जनता भी चाह रही है, विपक्ष भी नहीं बोलेगा। और ये कश्मीर समस्या का जो कश्मीर में जो उद्दंडता है पाकिस्तान की, उसको रोकने का एकमात्र ही तरीका ये है। क्या लगता है आपको, हो सकता है कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल? क्यों नहीं हो सकता है? ये तो केवल घोषणा की तो बात है कि हमने रद्द कर दी, वी डोंट रिकॉग्नाइज इट एनी मोर। फिर कार्रवाई तो उसके बाद शुरू होगी ना। फिर हम ये मानेंगे कि अब हमारा पाकिस्तान से समझौता नहीं है, अब हमें सिंधु पे कहाँ क्या बनाना है, अब हमें झेलम को क्या क्या करना है, अब हमें चिनाब पर क्या करना है, ये तो हम तब सोचेंगे ना। तब उसके लिए योजनाएं बनेंगी और उसको क्रियान्वयन शुरू हो जाएगा। मतलब अगर भारत सरकार चाहे ट्रीटी को रद्द करने के बाद 15 साल के अंदर अंदर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इसका हर खेत तक पानी पहुंच सकता है? बिल्कुल, निश्चित रूप से, बिल्कुल। पश्चिमी राज्य, अब पूरा जो सिंधु थाले का क्षेत्र हरियाणा में है, हिंदुस्तान में है, उसको सबको हरा भरा किया जा सकता है। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात आज़ादी से पहले जो गवर्नर जनरल थे भारत के, उस समय जब गंगा नहर शुरू हुई, उनका कहा हुआ ये। बढ़िया। और दूसरी बात, रद्द करने का असर दूसरे दिन ही शुरू हो जाएगा। उस तरह से नल की टोटी है, टोटी कस दो। जिस दिन आपने कहा कि भाई हमने संधि रद्द कर दी है, उसी दिन पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाएगा और उसके पास सिवाय आपसे बात करने के और आपके चरण पूजने के कोई चारा नहीं रहेगा। हमने कह दिया कि अब ये नदी हमारी, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अब सिंधु पर क्या होगा वो हम फैसला करेंगे, लेह के अंदर करेंगे। वो कह रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो हम वर्ल्ड बैंक जाएंगे, हम वर्ल्ड बैंक। तुम कहीं जाओ ना यार, हम भी तो यूएनओ में बैठे हुए हैं। आप यूएनओ में नहीं गए क्या कश्मीर को लेकर? आपने क्या नहीं कर लिया कश्मीर को लेकर? मिला क्या? कुछ नहीं मिला क्या? और आगे भी क्या मिलने की उम्मीद है आपको? वहां से तो कुछ मिलना नहीं है, ये तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा। तो आपको यूएनओ आके दिला देगा? कभी भी नहीं। तो अभी आप कह दीजिए कि भाई अब दमचुक से लेकर के और स्कार्दू तक इस नदी पर कहाँ क्या होगा वो हम फैसला करेंगे, पाकिस्तान उसी दिन भी आ जाएगा। फिर आप कह दीजिए झेलम पर भी हम करेंगे सारा तय, क्या होगा, कहाँ क्या बनेगा, हम चिनाब का भी पानी कैसे मोड़ेंगे और क्या करेंगे, हम करेंगे फैसला। ये कहते ही उनके पास कोई चारा नहीं है सिवाय गिड़गिड़ाने। अब तो देश के सबसे, कहते हैं दुनिया के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री। नहीं, तो मैं भी आपसे बातचीत करके इसीलिए खुश हूँ और इसीलिए मैं करना चाह रहा हूँ कि ये बात भारत सरकार समझ ले कि ये मौका है और पाकिस्तान का दिया हुआ है। अच्छा। जो उन्होंने हरकत की मतलब ऐसे अवसर बार बार मिलते नहीं। पहलगाम में जो किया है, उससे पहले जो किया था पुलवामा में, उसके बाद कोई जस्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। पुलवामा और पहलगाम ही एक जस्टिफिकेशन है कि भाई आफ्टर दिस एंड सीइंग द पास्ट हिस्ट्री ऑफ योर एक्टिविटीज़, इस ट्रीटी का कोई मतलब नहीं है एंड वी रिजेक्ट इट ऑल टुगेदर, ये कह देना चाहिए। और ये ऐसा ही होगा जैसे कि टोटी कसती, कसनी चाहिए। हाँ, आदमी डर से ज़्यादा, दे डिजर्व इट। हाँ, एंड वी कैन डू इट। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही पानी रोका जा सकेगा, टाइम लगेगा, लेकिन हम रोकने जा रहे हैं। इन नदियों पर से आपका जो हक था उसको हम खत्म कर रहे हैं। वो नदियों पे हक नहीं है, नदियों के जो पानी पर हक था उस हक को हम खत्म कर रहे हैं। इतना कहना ही काफ़ी है। उसके बाद अपनी आप उस हिसाब से कार्रवाई शुरू कर दीजिए, स्कीम बनाना भी शुरू कर दीजिए। तो इवन कश्मीर में जो आप कह रहे हैं कि वहाँ क्या करेंगे, वहाँ पर इतना विद्युत बनाई जा सकती है पानी के प्रवाह से
कि पूरे हिंदुस्तान को हम बिजली तमिलनाडु तक बिजली दे देंगे। बहुत बिजली का पोटेंशियल है सिंधु जल तंत्र में, सिंधु नदी तंत्र में। झेलम पर, चिनाब पर और सिंधु पर इतनी बिजली बनाई जा सकती है, इतनी बिजली बनाई जा सकती है कि भारत औरों को भी बेच सकता है, इवन चाइना को भी बेच के करेगा भाई तू भी खुश रहे, ऐसी स्थिति है। क्या उनको जरूरत नहीं है? नहीं है, लेकिन हम तो किसी को हो तो दे सकते हैं, अफगानिस्तान को भी दे सकते चाइना के साथ भी हमारे जल विवाद तो है ही हैं। वो सभी जल जो भी नदी दो राष्ट्रों में से बहती है, वो चाहे डैन्यूब हो जिसमें जर्मनी और ऑस्ट्रिया और चेकोस्लोवाकिया और युगोस्लाविया सबका कौन से एक विवाद है। साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा था कि मुझे ये तो नहीं पता तीसरा विश्व युद्ध क्यों होगा, लेकिन मुझे चौथे का पता है, पानी के लिए होगा। तो पानी तो एक मूल जरूरत है जी। और इसकी खास बात यह है कि आप हरियाणा और पंजाब 1966 में अलग हुए हैं, क्या हमारा 1 इंच भी पानी बढ़ा है? कोई ज़रूरतें बढ़ी हैं पानी की, पर पानी तो नहीं बढ़ पाया। भू से ले अंबर तक यह जल कभी ना घटने वाला, भू से ले अंबर तक यह जल कभी ना घटने वाला, यह पवन यह प्रकाश कभी भी नहीं सिमटने वाला। तो पानी की कमी तो धरती पर ना थी, ना है और ना होगी। मुझे आगे कहीं लगा कोई मधुशाला जिक्र आ जाएगा। नहीं, ये तो रश्मि रथिया कुरुक्षेत्र में से है, रामधारी सिंह दिनकर का लिखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो दरअसल में पानी की कमी नहीं है, धरती कम है, समुद्र ज़्यादा है। हाँ, पानी नदियों में भी बहुत है, पानी का बंटवारे की और पानी के उपयोग की दिक्कत है। अब जैसे सिंधु नदी तंत्र में इतना पानी होते हुए भी पूरा राजस्थान, पूरा हरियाणा और ये मालवा का सारा पंजाब सूखा हुआ क्यों है? क्यों है? केवल इसीलिए कि आपने गलत ट्रीटी कर रखी है, गलत संधि कर रखी है। चलो ये बात तो क्लियर हुई कि वर्ल्ड बैंक की हैसियत कुछ नहीं है इसमें। गुड नहीं, वर्ल्ड बैंक इसमें नहीं है, ऐसे पार्टी नहीं है। पूरे विश्वास के साथ वर्ल्ड बैंक के साथ बैठ करके बातचीत जरूर हुई है, मतलब उनका कमरा और टेबल इस्तेमाल कर लिया। कमरा टेबल इस्तेमाल कर लिया और उनको वो मौजूद भी रहे, उन्होंने भी सुझाव देते रहे कि भाई ऐसा कर लो तो कैसा रहे, लेकिन आपका कोई लेना देना नहीं है। देयर डॉक्यूमेंट विल मीन। आपने कितने साल लगाए इस सिंधु नदी? ये सन 53-54 में चला गया था ये वर्ल्ड बैंक के गुड ऑफिस में, और 54 से 60 6 साल तो ये लगे, और 47 से 54 तक लगा लीजिए, 4 और 3 7 7 और 6 13 साल तक ये विवाद रहा, 47 से 7। और आपने इसके रिसर्च पे कितना समय लगाया? मैंने 10 साल इसको पूरा पढ़ा है, हर चीज़ को पढ़ा है। अब कह नहीं सकता मैं सारी बातें, क्या क्या गड़बड़ गुलाटी ने की है, क्या क्या चूक कहाँ पर हुई है, किस किस ने क्या क्या किया है, कैसे सब खो दिया। तो इसके लिए कहाँ कहाँ गए आप रिसर्च के लिए? मैं बीकानेर भी गया, मैं दिल्ली भी सभी डॉक्यूमेंट्स को देखा, पार्लियामेंट की डिबेट भी मैंने मंगवाई और पढ़ी, और ये जितना भी है, क्योंकि मैं तो इंजीनियरिंग का स्टूडेंट रहा हूँ, ये रखी हुई हैं नहीं समझना पड़ता था ना कि भाई ये जो आज दिखाते हैं लोग, ये सारा मैंने पढ़ा समझा, क्योंकि बहुत सारा भूगोल देखा, सारा कुछ किया। मेरे लिए तो सारा कुछ A to Z था। क्या ये रहा अंतर्राष्ट्रीय संधियाँ क्या है, कौन कौन से नदी विवाद रहे हैं, ये वो गुलाटी वाली किताब है, इसमें जितने उसके शब्द हैं उससे ज़्यादा मेरे आपको साइड में मिलेंगे। ये गुलाटी किताब है, आप पढ़िए इसको, देखिए इसको जरा, क्या क्या हालत है इस किताब की, कोई भी पन्ना देख लीजिए। कितने नोट्स बना रखे? सारे नोट्स बनाए, सारा पढ़ा, इसको बिटवीन द लाइन्स देखना पड़ता है। ये देखिए दोस्त, क्योंकि जो उसने लिखा है इतने भयंकर तरीके से मैं ही किताब नहीं पढ़ता। हाँ, नहीं, जो गुलाटी ने लिखा है वो उसका सारा उल्टा नीचे छपा हुआ है। जहाँ भी पटियाला गया मैं, उनकी लाइब्रेरी से मिला, पद्मश्री मिला, मैं जम्मू भी गया, इस काम के हाँ लिए। पद्मश्री मिला उसको इस काम के लिए कि तूने पाकिस्तान को सारा पानी दे दिया, किसी और को हिंदुस्तान का नाश कर दिया। और उसने जो उसके नाम से जो स्कीम दर्ज है ना वर्ल्ड बैंक में, वो कंवर सेन की बनाई हुई है, ये मैं कह रहा हूँ, हमारे हिसार के लाला कंवर सेन का बनाया हुआ है। और ये मैं आपको रिकॉर्ड पे कह रहा हूँ आज भी, कि इसको बाकायदा उठा, ये दस्तावेज तो पढ़े होंगे ना, ये तो गंगा कंवर सिंह का भी पढ़ा होगा, गुलाटी का भी पढ़ा होगा, दोनों के पढ़े, इसको उठा के चेक कर लीजिए और चेक करके देख लीजिए, और उसके बाद गुलाटी की पद्मश्री विड्रॉ कर लीजिए। गुलाटी जी अब दुनिया में हैं? पद्मश्री तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं, उसने अपने बेटे को वर्ल्ड बैंक में लगवा लिया था। और मुझे गुलाटी की पर्सनल कैसे मालूम पड़ी कि गुलाटी के भांजे, शायद भांजा ही है वो मेरे आँखों के अस्पताल में डॉक्टर थे। अच्छा। हाँ, मैं जब अपोलो में गया था, शायद अपोलो में दिनेश करके, वो एक हत्याकांड नहीं हुआ था नोएडा में,
राजेश और उसने नुपुर 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 तलवार हाँ। तलवार के भाई हैं डॉक्टर दिनेश। अच्छा। वो मेरे आंखों के, वैसे दिनेश बहुत अच्छे आदमी है, हंसमुख भी है बड़े अच्छे, वो गुलाटी के भांजे हैं शायद। अच्छा अच्छा। तो उनसे फिर सारा मुझे मालूम। हरियाणा का आदमी कहीं पहुंचता है ना तो बिल्कुल बिल में घुस जाता है। हाँ, तो दिनेश से तो मेरे वो अच्छे व्यक्ति भी अच्छे हैं क्या जी, तब मालूम पड़ा। तो आपने गुलाटी जी की पोली खोल दी सारी। मैं गुलाटी का नाश किया हुआ है बिल्कुल, और वो इस लायक भी नहीं था कि उसको चेयरमैन वो नेगोशिएटर बनाया जाए। और फिर इस सारी जो वार्ता चल रही थी, इसको लोकतांत्रिक देश में छुपाने का क्या मतलब था? और 7 साल छुपाए रखा देश से। 6 साल तो जब इंटर वाटर ट्रीटी चली है ना, 54 से लेकर 60 तक किसी एमपी को भी नहीं पता था कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? किसी को नहीं पता था देश में। तो यहाँ तो सच में ही नेहरू जी दोषी हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो डिस्कस। अच्छा, फिर जिन लोगों, जो लोग इससे प्रभावित थे या जिन्हें सिंधु नदी तंत्र से कुछ चाहिए था, वो कोई पक्षी नहीं बना, उसे किसी को लिया ही नहीं, ये तो वो सलाहकार बात भी होगी नहीं ना, लिया, आपका मेरा झगड़ा चल रहा है हाँ। और मेरा पड़ोसी मेरा समझौता कर दे। पड़ोसी भी नहीं, हाँ। वो पड़ोसी भी नहीं था, वो तो बेचारा वहां से आया था बहावलपुर से, उसका क्या लेना देना था, उसको बैठा दिया। ना कश्मीर, ना जम्मू, ना पंजाब, ना हरियाणा, ना राजस्थान, ना गुजरात, कोई था ही नहीं उसके अंदर। और ना इनसे कभी पूछा। अच्छा, ना इनको कभी बताया, कभी इसके इंजीनियरों ने उनसे पूछा ना भी चाहा गुलाटी ने, तो उसने भी ऐसे ही बताया कि चल रही है बात, तुम कहाँ बीच में पड़ रहे हो, अपना काम करो, सब हो जाएगा ठीक, ज़्यादा शाणे मत बनो, हमें पता है क्या करना है। ये बात थी। दोस्तों, अब भारत के पास एक अच्छा अवसर है। रघु यादव जी का कहना है कि ऐसे अवसर बार बार नहीं मिलते हैं। सिंधु जल संधि को स्थगित नहीं बल्कि रद्द कर देना चाहिए, और ऐसा भारत कर सकता है, उसके पास ऐसे अधिकार हैं। वर्ल्ड बैंक, यूएनओ कुछ नहीं कर सकता। इनकी कहना है कि वर्ल्ड बैंक की भूमिका एक गुड मैन की तरह है। तो ये एक अच्छा अवसर है जब हम इतने बड़े एरिया के लिए पानी ले सकते हैं, और ये हमारा अधिकार है। रघु जी, और पाकिस्तान पर अंकुश भी लगा सकते। पाकिस्तान तो फिर बोलेगा नहीं, बोलने लायक ही नहीं हमको वही रहेगा। तो करें, हम ना केवल अपने सूखे क्षेत्र को पानी दे सकेंगे सिंचाई के लिए, पीने के लिए, बल्कि पाकिस्तान को भी बाज आने के लिए उसकी नकेल हाथ में लेकर मजबूर कर सकें। जरूर कर सकेंगे। दोस्तों, आप इस बारे में क्या कहेंगे जरूर बताएं। रघु यादव जी बहुत ही सीजन, बहुत बढ़िया पॉलिटिशियन हैं, और अहिरवाल में एक फाइटर के रूप में इनको लोग आज भी जानते हैं, और ये विधायक रहे हैं और बहुत सारे चुनाव इन्होंने लड़े हैं। खास बात ये कि पॉलिटिकल इनकी जो मैच्योरिटी है वो बहुत अलग लेवल की है, और मैं सर का व्यक्तिगत तौर पे फ़ैन हूँ। शुक्रिया सर। नमस्कार। एक्चुअली मैं पॉलिटिकल आदमी हूँ ही नहीं, मैं तो संघर्ष का आदमी हूँ, और मेरी जनता जितना प्यार मुझसे करती है शायद कहीं की कोई जनता किसी और से नहीं करती होगी। बस प्यार करती है, वोट प्यार नहीं करती देती। है। वोट तो क्योंकि पार्टियां मुझे नहीं लेती ना, वोट मिलता है टिकट पर, और टिकट मेरे को मिलती नहीं है, क्योंकि यहाँ के जितने भी राजनीति करने वाले हैं उन सबकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, तो सब मेरे खिलाफ है, जनता सारी मेरे साथ है। शुक्रिया सर। है जी।